Good evening. We will start with our 24th session on astronomy, and we will today cover 10th syllabus. The intention is that 10th exams are nearby, and probably we are left with the only topic in Maharashtra state government complete syllabus, that is the 10th partial syllabus. So I hope I'm audible. My screen is visible. Let's get into the screen presentation. Just put in chat box it's visible or not. Okay. Yeah. So let's get into the details. This screen, what I am showing you, is been covered. That is what I feel. Let's go further. This is also covered. We talked about the critical velocity which need to be imparted to that particular flying artificial object called satellite, so that it goes around defined orbit. Okay. Get into sorry, so many people are entering now because we started 2-3 minutes earlier, so we have to give them space. Let's get we you may be remembering we already discussed about the high Earth orbit. The point was anything which is going around Earth greater height than 35,780 kilometers. Anything between 35,780 kilometers to 2,000 is medium Earth orbit, and obviously the revolution will be 2 to 24 hours. Sorry, disturbing is basically entry point. Okay. And low Earth orbits are anything below 2,000 kilometers, and we discussed that these things have period of 90, and these things include basically some important things like International Space Station, Hubble Space Telescope, जिसको रिपेयर रेक्टिफाई करने के लिए या वहां पे काम करने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं. सो दिस इज ये उसका एक डायग्राम था जो हमने लास्ट टाइम देखा था. फिर सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने जो स्पेस प्रोब छोड़ा था इसरो के साथ मिलके स्वयं, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स हमने पढ़ी. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट क्योंकि ये सारी चीजें हमने कवर की. शायद ये चीज कवर नहीं की थी, वक्त नहीं था, तो सॉल्व एग्जांपल है ही देखना है तो वी विल गो वेरी फास्ट. ओके. यहाँ पे बताया गया कि सैटेलाइट कितने हाइट पे है. डेटर जरा ध्यान रखो, माइक ऑन मत करना प्लीज. कुछ डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, मैं चैट बॉक्स देख लेता हूँ आपने कुछ सवाल पूछा है तो. नथिंग, नो क्वेश्चन ना. तो कुछ है तो आप लिख सकते हो तो मैं उसको देखूंगा बीच बीच. ये हैंड रेज वगैरह भी होता है आजकल. तो एनी लेट्स गेट इनटू दिस. यहाँ पे आपको डिस्टेंस बता चुके हैं और आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दे चुका हूँ कि किस तरीके से हमने फार्मूला डिराइव किया था. एक क्रिटिकल वेलोसिटी का जो देनी होती है कम से कम या ऑप्टिमम या उतनी तो होनी चाहिए, ना ज्यादा ना कम. रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, कम रहेगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि वो अर्थ के ऊपर गिर जाएगा, और ज्यादा रहेगी तो वो अर्थ का वो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस छोड़ के भाग जाएगा, फिर उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ लेगा. जैसे सोलर सिस्टम में कोई भी नहीं पकड़ पाया तो सूरज तो पकड़ लेता ही. तो ये बात हो रही थी. अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो अंडरस्टूड डाटा है जब आप एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो इस तरीके के, तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबको याद होना चाहिए विद यूनिट. G is a 6.67 into 10 raised to minus 11 MKS unit. What is that MKS unit? Newton meter square per kg square. इसका एक्सप्लेनेशन सबके लिए जरूरी नहीं है इसलिए इसमें नहीं जाएंगे. पृथ्वी का जो मास है बड़ा M जिसको हम लिखते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए. दैट इज 6 इंटू 10 raised to 24 kg. फिर आपका जो 60 kg है उसके ऊपर और 23 जीरो देने की जरूरत है. ये 23 जीरो देने से कितना बड़ा हो जाएगा वो जो है आपका नहीं, सबका 60 kg होगा, शायद डॉक्टर पिकले जी का होगा, मेरा नहीं है, मेरा थोड़ा कम है. तो आप समझ सकते हैं कि इतना अर्थ का वजन है. अर्थ की रेडियस नॉर्मली हम बोलते हैं डायमीटर 12,750,
तो यहाँ पे हमने 12,800 पकड़ा है, तो रेडियस होगी 6,400 किलोमीटर। अभी ये सब लोगों को मालूम है, इवन जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड वालों को नहीं बट फोर्थ फिफ्थ वालों को तो जरूर पता होगा कि यूनिट कन्वर्जन वगैरह जरूरी होता है। यहाँ हमको हाइट बता दी गई है जो किलोमीटर में है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या फिर रेडियस को किलोमीटर में लेना होगा, और फिर उसके हिसाब से हमको जो चाहिए वो चीज मिल जाएगी। किलोमीटर पर मिनट सेकेंड आवर या मीटर पर सेकेंड मिनट आवर, तो ये सब चीज अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फार्मूला में जब मैं ये कीमत डाल रहा हूँ, आप जैसे देख ही सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें तो मैं घुमा सकता हूँ जो आपको ये देगा कि ये तकरीबन, सॉरी, ये तकरीबन 7 है, ये 6 है, 7 से कम बेचार, ओके। तो ये यहाँ पे 42 है, एक है ना, उसको पकड़ेंगे और 3 जीरो इधर ले लेंगे, तो ये हो गए 6। और यहाँ से 24 में से 6 गए तो तकरीबन 18, 18 माइनस है तो 7 हो गए ये तकरीबन। तो उस हिसाब से हम जाएंगे, ओ सॉरी, तो आपको नीचे इस तरीके का आप देख भी सकते हो कि 7, 1 इंटू 7 आ जाएगा तकरीबन, और 7 में से सपोज, सॉरी, 7 में से 1 को मैं इधर लूँ तो तकरीब उसका हिसाब हो जाएगा 6 का 3 आ जाएगा वहां, तो वो 3 है। और जो 10 था उसका रूट 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 मतलब 30, मतलब 30 मतलब 10⁻3, तो 3 इंटू 1000 हो गया 3000, तकरीबन 3000 मीटर पर सेकेंड, मतलब तकरीबन आपकी ये आ गई 3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है, उतने ऊपर आपका सैटेलाइट को देने वाली वेलोसिटी, जिसके कारण वो आसमान में अच्छे से उस ऑर्बिट में परमानेंटली घूमता रहे। अभी यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको गौर करने जैसी है, एंड दैट थिंग इज, यहाँ 3 किलोमीटर पर सेकेंड आ गया। हम जब पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं तो पृथ्वी भी कुछ स्पीड से घूम रही है, वो कैलकुलेट करना होगा। तो हमको कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्या करना है हमको, पृथ्वी का डायमीटर, उससे उसका पेरीमीटर, सॉरी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय 24, 24 तो आवर हो गए, तो आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट्स में, सेकंड में। तो जो सरकमफेरेंस है तकरीबन 40,000, मतलब 12,000 इंटू 3.142, तो 12×36 प्लस एक 3-4 हजार इधर उधर, तो 40,000 डिवाइडेड, 40,000 क्या हो गया किलोमीटर, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये सेकेंड्स वाला पार्ट आ गया। जब डिवीजन करोगे तो आपको तकरीबन जवाब मिलेगा 1667 किलोमीटर पर आवर। इसी को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो जवाब आएगा 16×2 32, मतलब तकरीबन 0.5 to 6, आधा किलोमीटर पर सेकंड। ये किसकी रफ्तार है, जिस घर में जिस कुर्सी पे बैठ के आप मोबाइल से या लैपटॉप से हमको मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप भी उसी रफ्तार से चल रहे हो, मैं भी उसी रफ्तार से चल रहा हूँ। अगर आप अणुशक्ति नगर में रहते तो कल सुबह उसमें एक वेलोसिटी ऐड करके एक फिक्स सरफेस पे मैं गाड़ी चलाऊंगा 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, तो आपके यहाँ 45, 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊं, तो बीच की ट्रैफिक को पकड़ के। तो मतलब इस हिसाब से आप पकड़ेंगे तो अर्थ के ऊपर हम कंटिन्यूअसली 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड या 1667, यानी 1670 पकड़ लीजिए, 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एवरी पॉइंट इज मूविंग, ओके। ऑफकोर्स थोड़ा हम ऊपर जाएंगे जहां पे सरकमफेरेंस चेंज हो जाएगी, हम इक्वेटोरियल बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो वैसे जब इस अर्थ के सरफेस के ऊपर 35,000 किलोमीटर आप कोई आर्टिफिशियल प्रोब डाल रहे हो और उसको एक स्पीड देना चाहते हो जिससे वो नीचे गिरे नहीं, बाहर भाग नहीं जाए, तो वो 0.5 के 6 गुना, मतलब 530, तो 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव होगा। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये मैं डिटेल में यहाँ हमने देखा एक स्पेस प्रोब का लॉन्चिंग, जिसका वेलोसिटी आ गया 3.08, जो है 35,000 तकरीबन ऊपर। अभी हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसको पृथ्वी के साथ फिक्स तरीके से मूव होना है, और वो कौन काम करता है, ऑब्वियसली वेदर प्रेडिक्शन वाले या फिर आपके कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो एक ही फिक्स दिशा में पॉइंटेड रहते हैं, उसी जगह पे चलते हैं।
तो उनको एक स्पीड में चलना है, वो स्पीड होगा अर्थ का घूमने का स्पीड एट दैट जगह, और वो जगह का स्पीड होता है 24 घंटा पीरियड। तो वो 24 घंटे पीरियड के लिए अगला सम देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इन प्रीवियस एग्जाम्पल, पहला ही एग्जाम्पल का डाटा ले लीजिए। हाउ मच टाइम सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड अर्थ। अभी हमने निकाली उसकी वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए इतनी ऊंचाई के ऊपर अगर ये घूम रही तो उसको पृथ्वी का चक्कर मारने के लिए कितना समय लगेगा। आंसर ऑब्वियस है। मतलब अगर ये कभी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको जवाब सिंपल मालूम है कि 24 घंटा है, क्योंकि पृथ्वी के साथ उसको घूमना है। तभी वो एक जगह पे ही देखते रहेगा या डाटा भेजता रहेगा। तो वो देख निकालने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे, एक एडिशनल डाटा हमको मिली, और वो डाटा है ये वाली। पहले तो हम चलेंगे थोड़ा आगे। Suppose the satellite takes t seconds to complete one revolution. Distance traveled with this one revolution is equal to circumference, जो मैं थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ. If r is radius, then satellite will obvious travel at a distance of 2 pi r or pi d. 2r is d. During one revolution, the time required for one complete revolution can be upon t, और यहाँ पे r plus x, that is 6400 डिग्री सेलिब्रेट हुआ, और 2 है इंटू 2 वेलोसिटी। पहले जमाने में लॉक टेबल यूज होता था, आजकल के जमाने में भी कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए है, तो आप अपने तरीके से लॉक टेबल इस्तेमाल करना सीखिए। कैलकुलेटर तो है ही, बट एक और मेथडोलॉजी है अप्रोक्सीमेशन। उस अप्रोक्सीमेशन से आपके अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट आंसर कभी कभी जब आपको ज्यादा प्रेसिजन एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है तभी आपका बहुत समय बचाते हैं। तो जैसे मैं थोड़ी डाल दे एनीवे, तो यहाँ पे टी आया 86,003.38 सेकेंड। अभी आप सबको पता होना चाहिए कि तकरीबन 86,000 सेकेंड्स एक दिन में होते हैं, जो 24 घंटे का होता है। मतलब यहाँ पीरियड आया वो 24 घंटा है। अभी आप छोटे हो तो आपने ये सब नहीं सुना होगा, बट आप नीचे देख सकते हैं कि जवाब वही है, तकरीबन 23.89 या 23 आवर्स 54 मिनट्स। तो 6 मिनट्स, 6 6 मतलब 360, अगर मैं यहाँ और सेकंड ऐड कर दूं तो 360 से हो जाएगा 863 63.3 और 64 इतने सेकंड रहते हैं एक दिन में। और इसी हिसाब से इस पर्टिकुलर सैटेलाइट का पीरियड आ गया 24 घंटा, मतलब पृथ्वी का रिवोल्यूशन या रोटेशनल पीरियड। Hence, since the velocity is taken in a unit of kilometer per second, radius also need. Okay, वो तो आपको सबको पता ही। तो यहाँ आपको दो सम्स में एक प्रैक्टिकल चीज समझाई गई कि भाई एग्जैक्टली सैटेलाइट का पीरियड कैलकुलेशन कैसे होता है और सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेशन कैसे होता है। ये हम सब ने 10वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं में सीखा है, बट रिपीटेशन इसलिए जरूरी है बड़े लोगों को कि आपको समझ में आएगा कि ये भी एस्ट्रोनॉमी का हिस्सा है। मतलब एस्ट्रोनॉमी में हमने एक पार्ट पकड़ के रखा है जिसमें हम कॉन्स्टिलेशन 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 चल रहे हैं। कॉन्स्टिलेशन की सारी जानकारी इंटरनेट पे मैं बोलता हूँ उससे 10 20 गुना ज्यादा है, 100 गुना भी ज्यादा बोल सकते हैं। फिर भी हम उसको टच कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्रैक्टिकली कहीं रात के आसमान में किसी के सामने एक गप्पो के को बहुत करेगा किया गया है। कोई इस तरीके की प्रोब है, वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए प्रोब है। प्रोब मतलब स्पेस प्रोब को, सैटेलाइट को स्पेस प्रोब बोला जाता है कभी। ओके, लेट्स गेट फर्दर। ओके, तो सैटेलाइट लॉन्च वे, एक मिनट। अच्छा अच्छा, सॉरी, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है, सॉरी, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। बट नाउ अरुष, अरे सर वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके ओके ओके, सॉरी। मेरे यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम ऐसा मुझे लगता है, बट जबकि समझ में नहीं आता है। सेकंड, अभी
एक मिनट। मैं जगह चेंज करके देखता हूँ, नेटवर्क में कोई सुधार है क्या। सर नाउ इट्स क्लियर। हाँ ठीक है। होता क्या है, मैं रहता हूँ गांव में। अभी गांव का कोई संबंध नहीं, बट गांव में जो क्वालिटी कॉन्शियसनेस ऑफ नेटवर्क रहता है वो शहरों से थोड़ा खराब रहता है, क्योंकि इस तरीके की चीजें मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है, ऐसा लोग सोचते हैं। जबकि व्हेन यू आर पेइंग यू शुड गेट द रिक्विजिट क्वालिटी। भी ये सब डिस्कशन करते बैठेंगे तो इसमें 2-3 दिन भी जा सकते हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग नेशन में रहते हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस नाउ। फाइनली प्लीज कंफर्म वंस अगेन वेदर इट्स ब्रेकिंग और नॉट, क्योंकि 3 मिनट से मैसेज, 3 नहीं 4 मिनट से मैसेज आ रहे हैं और मैंने देखे नहीं। ओके, तो अभी मुझे जवाब देना है। संकल्प को, संकल्प लिखो। हाँ द्विजेश ने लिख दिया। अभी इसके बाद आप लोग एक काम करोगे सब लोग, जब कोई लिखेगा कि वॉइस इज ब्रेकिंग, तो बाकी लोगों को मुझे डिफेंड करने के लिए लिखना है कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। एक व्यक्ति ने लिखा वॉइस ब्रेकिंग है, 4 लोगों ने लिखा वॉइस क्लियर है, तो वही उसके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे नहीं। तो मुझे एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आई होप यू आर गेटिंग की प्रॉब्लम ये नहीं होना चाहिए कि हम वो चीज डिस्कस कर रहे हैं जिसका एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं। तो लेट अस सी। पिछली बार जिन्होंने जिन्होंने लिखा वो थे विशे जी, देन देयर इज सुषमा पटेल जी एंड नोबडी एल्स। तो हम देखेंगे इसके बाद से। द्विजेश ने भी लिखा था। ओके ओके, ठीक ठीक। तो 2-3 लोगों ने लिखा था। प्रेजेंट कितने लोग हैं देखे जरा। एक मिनट एक मिनट। प्रेजेंट लोग हैं 18 + 3, 21 लोग हैं। तो ये आप सबका काम है कि आप बीच बीच में मुझे इनपुट देते रहे। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये मेरा फोन भी होल्ड ऑन। ठीक। सो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं हम लोग। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आर यूज्ड टू प्लेस द सैटेलाइट इन, मैं पढ़ते जाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें एक पैराग्राफ 2 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो satellite launch vehicles are used to place the satellite in their specific orbit. The functioning of the satellite launch vehicle is based on Newton's third law of motion. The launch vehicle uses specific type of fuel. The gas produced due to the combustion of fuel expands due to its high temperature, and it expels forcefully through the nozzles at near end of the launch vehicle. As the reaction of this, the thrust acts on this. एक इंटरेस्टिंग चीज, न्यूटन थर्ड लॉ। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट साइमल्टेनियस रिएक्शन। जैसे मैं उसको नीचे जा- एक मिनट, मेरा फोन। बट मैं, आवाज ब्रेक हो रहा है, ये 2 लोग 3 लोग ही लिख रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे कि आवाज ब्रेक हो रहा है? बाकी लोग थोड़ा लिखो। सबको ब्रेक हो रहा है क्या? 3 लोगों का आवाज ब्रेक हो रहा है। यू हैव टू राइट इन फुल। नो, नो, यस सर लिख रहे हैं सब लोग। यस ब्रेकिंग, हाँ ऐसा लिखो, इन बिटवीन, नॉट ब्रेकिंग। वॉइस इज क्लियर, वॉज ब्रेकिंग, नाउ इट इज क्लियर। ओके, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, आपके सामने टेक्स्ट है। अभी मेरे यहाँ सचमुच नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये मैं एग्री करता हूँ। अभी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। ओके, तो सोल्यूशन नहीं है ऐसे में, जो ऑडियो क्वालिटी है उसके लिए बहुत ज्यादा बाइट्स बीट्स नहीं लगते हैं। फिर भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आई गेव यू एक्सप्लेनेशन। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम क्लास रोक देते हैं, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं तो कंटिन्यू रखेंगे। बट आपका ये जो आदत है कि ब्रेक हो रहा है नहीं ब्रेक हो रहा है, ये आप डालते रहिए। बट जब सही आ रहा है तो भी बीच बीच में डालते रहिए। तो मैं 2 फोन यूज करता हूँ, एक फोन में मैं मैसेज मोड में रहता हूँ और एक में ये एक्सप्लेनेशन। तो अभी लिखिए, क्लियर है, इट्स क्लियर, इट्स ब्रेकिंग, ऐसे लिखना है। तो जो क्लियर है तो लिखिए क्लियर है, क्लियर। तो चलो तभी तभी जितना हो सकता है उतना खत्म करिए।
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल न्यूटन के तीसरे नियम पे चलता है। जैसे मैंने बलून का उदाहरण दिया, हवा है बलून में, जैसे वो नीचे से उस एंट्री पॉइंट से निकल जाती है तो बलून भागने लगता है, फिर आप उसको पकड़ भी नहीं पाते, और फिर जब हवा खत्म हो जाती है तो भाई साहब नीचे गिर जाते हैं। इसी तरीके से आप गुस्से से दीवार पे लात मारोगे तो दीवार तो नहीं हिलती, बट आप नीचे पीछे आ जाते हो। वैसे ही दिवाली का फटाका जिस मतलब रॉकेट जिस तरीके से काम करता है, वो या वो सेवन शॉट वगैरह होते हैं ना आजकल शादी में उड़ाते हैं, तो चीजें जो है, ये सारी चीजें चलती है एक स्पेसिफिक तरीके से, और वो है न्यूटन का थर्ड लॉ, और यही यहाँ पे बताया गया है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल इज डिसाइडेड बाय द weight of the satellite and the type of satellite orbit. The fuel of the vehicle also depends on factors. Okay? Fuel will carry large weight of the fuel with it. To overcome this problem, launch do this. For example, consider the launch vehicle with two stages. For launching the vehicle, the fuel and engine, the first stage are used. अभी इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप समझ सकते हो कि मेरे साथ में लेके जाना है इंक्लूडिंग खाना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसी चीजें जो खाने से संबंधित है, मैं ऐसे नहीं कि हर दिन के हर टाइम के खाने के लिए मैं बड़ा सा स्टील का हेवी डब्बा लेके जाऊंगा और बाद में खाना खत्म फ्रेंडली हो, बट जैसे ही मेरा खाना खत्म हो गया, पानी पी के खत्म हो गया, तो वो चीज वही के वही मैंने डिस्कार्ड कर दी, और मेरे पॉकेट में से पानी का अगर 1 लीटर वेट कम हो गया, तो जो मैंने डिस्पोजेबल कंटेनर लिया था उसका भी भाई खत्म हो गया। यही फंडामेंटल रॉकेट के सॉरी स्पेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लॉन्चिंग में होता है। पहले रहते हैं SRB सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये इनिशियल थ्रस्ट देते हैं। सेकंड स्टेज, स्टेज में भी जो चीज इस्तेमाल हो रही है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। वो डिस्कार्ड करके कभी कभी अनमैन्ड एरिया में, टेरेंस में, डेजर्ट में गिर जाती है, या फिर समुंदर तो है ही सबको समाने के लिए, वहां गिर जाती है। तो ये वॉइस इज क्रैकिंग। अभी फिर से पिकड़े सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आयुष तो बोल रहा है नहीं ब्रेक हो रहा है। विशेष जी थोड़ा आप नेटवर्क एरिया में जाके बैठिए। ओके। ओके, और ये भिकाजी बांडकर जी जो है, यस सर क्या लिख रहे हो आप? आयुष भी नो नो क्या लिख रहे हो? हाँ, जैसे वहां आपके साथ ही आपके साथ कोई स्टूडेंट है, क्रैकिंग, वॉइस इज क्लियर, दोस्त एक छोटी सी चीज बताई वो भी आपसे होती नहीं। हम्म। तो हम बात कर रहे थे कि भाई लॉन्चिंग में स्टेजेस का इस्तेमाल इसलिए है कि उतना सारा वजन ढोना न पड़े। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे थे चांद्रयान मिशन की, जब हम बात कर रहे थे UAE के मार्स ऑर्बिटर की, या हमारे मार्स ऑर्बिटर की, तो वजन कुछ ज्यादा नहीं लेके जाना था। 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 वजन जो आसमान में गया उठा के उसको, वो तकरीबन 6.5 से, तो मतलब मान लीजिए तकरीबन 6 से 8 लाख किलो वजन लेके जाना पड़ा। ये मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स गो टू द फर्दर डिटेल्स। यहाँ मैंने एक छोटा सा चित्र दिखाया, मैंने मतलब बुक में है, उसमें उन्होंने प्लेस कहाँ है सैटेलाइट का, क्योंकि उसको आखिर तक जाना है। 4 स्टेज के पहले एक एक चीज यूज दिस the main body of the vehicle and fall either into sea or unpopulated. There's only one stage, that is second, and the weight now is being reduced. The vehicle can move with a higher speed, almost
by ISRO of India is shown in figure 10.5. ये इसमें ऊपर से नीचे जाता है, लास्ट तक बचने वाली क्रैकिंग, सॉरी मैंने देखा, अभी भी आवाज क्रैक हो रही है। ये नॉइज क्यों कर रहे हो मालिक, अपने तरीके से क्यों। सर तो संकल्प को लिखना है, सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी नॉट नाउ का क्या मतलब, मुझे यहाँ चाहिए कि कितने लोगों को। यस सर इट इज ब्रेकिंग, इट ब्रेक्स इन बिटवीन मतलब ऑडियो इज ब्रेकिंग सर। अभी मुझे बताइए, आप सब लोग यहाँ पे, हम लोग तकरीबन 20 लोग हैं, ऐसा मैंने बात किया, तो करना क्या है, क्लास रोक दे, इसमें आपका कोई ये नहीं है यार। ऑडियो इज नॉट क्लियर। शाहीन तुम आए ही हो 9:15 बजे, हाँ थोड़ा वक्त पे आया करो, ये सब नौटंकी मत करो यार। मैं बाकी 22 लोगों को पूछ रहा हूँ क्या करना है। विदेश ओके, पिकड़े जी क्या करना है, ये ये टॉपिक प्लीज कंटिन्यू ओके, क्योंकि ये एकेडमिक्स का टॉपिक है, इसको खत्म कर सकते हो। तो यहाँ हमने चित्र देखा, फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज, इंजन विद सॉलिड फ्यूल्स, और उनको बोला जाता है सॉलिड रॉकेट। पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट तो हमारा पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इसको देख लेते हैं कि यहाँ, होल्ड सॉरी, या देखिए, the launch vehicles are costly because they can be used only once. USA has therefore developed space shuttle system which returns to Earth except for the fuel tank and can be reused in the multiple launches. अभी आप समझ सकते हो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरा जो पहला लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ा लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में बात किया था, वहां ये चित्र दिखाया गया था और मैंने सवाल पूछा था और कहा था कि तकरीबन ये सिस्टम 21 से 30 लाख किलो का होता है और उसमें स्पेस शटल सिस्टम 75,000 किलो का होता है। इतना वजन आसमान में जाता है, रिटर्न भी आता है, और जब कभी कुछ कारणवश हुआ था 2003 में, और कल्पना चावला जी और उनके क्रू के 7 मेंबर्स को कहीं ना कहीं आसमान में दे पेरिश। ओके, सो लेट्स नॉट गेट इनटू। तो यहाँ से हमने देखा कि इस तरीके से ये लॉन्चिंग हुआ, फिर यहाँ गया, कुछ स्टेजेस सेपरेट हुई, यहाँ कुछ स्टेजेस सेपरेट हुई, यहाँ कुछ स्टेजेस सेपरेट हुई, फिर यहाँ गए, यहाँ से वो इधर पृथ्वी के साथ ऐसे घूमना चालू। ओके, तो ये है टोटल सिस्टम जो हमने पढ़ा। लेट्स गो फर्दर। अब आप उसको बुरा मत मानिए, आपका ये एक्सप्लेनेशन मैसेजेस में आने दीजिए कंटिन्यूअसली, सिर्फ इस तरीके से योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज क्लियर। अभी ब्रेकिंग जितना ज्यादा देखेंगे तो मैं खुद ही बंद कर दूंगा, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑडियो इज नॉट क्लियर मोड में जा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है। ओके, तो आप ऐसा बुरा मत फील करिए कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे अच्छा लगने की बात नहीं है, इसको हम कंटिन्यू तो करेंगे, और देखो आधा घंटा है। Always remember the rocket, a type of firecracker used in Diwali, is almost sort of launcher. In this rocket, the fuel is ignited using a fuse and the rocket is projected into the sky just like a satellite launcher. Similarly, if the balloon is blown and released with the end open, the air in the balloon is forced, ejected, and the balloon is pushed in opposite direction. This can be explained using Newton's third law of motion. आप यहाँ समझ रहे हैं बात को कि जो मैं बताया वो इसी लाइन पे था। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ। अभी हमने स्पेस मिशन की बात की जो पृथ्वी का चंद्रमा के बारे में अब However, in the previous standard, we have learned about how the telescope abroad knowledge about the mission
more closely. New information has been obtained from such missions and it is helping us to understand creation and evolution of the solar system. अभी भी हम सोलर सिस्टम की ही बात कर रहे हैं. तो सोलर सिस्टम में एक्सप्लोरेशन के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं. For such mission, the spacecraft must escape the gravitational force, travel into space. The velocity of Earth learned in the chapter on gravity. Okay. Escape velocity on planet can be obtained using formula. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल वेलोसिटी की, अभी हम बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी. ओके. अभी मुझे आपको क्रैकिंग क्रैकिंग बहुत आ रहा है, तो मैं देखता हूँ एक चीज ट्राई करके. थोड़ा समय दीजिए मुझे. गिव मी सेकंड. थोड़ा 1 मिनट है. 2 मिनट. ओ, एक और ट्राई मार के देखते हैं हम लोग, इसलिए मैं इधर जा रहा हूँ. मेरे पास पिक्चर है दूसरे मोबाइल में, तो मैं उसको वहां डाउनलोड कर लेता हूँ. जस्ट होल्ड ऑन. रुकिए 2 मिनट से. हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है. क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी जरा चैट बॉक्स में लिखिए आप. हेलो. क्लियर सर, क्लियर. ओके. अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंटेशन लाया था वो आ रहा है क्या. जस्ट वेट 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 वेट, बस होल्ड ऑन. क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग. विशे जी को स्क्रीन दिख रहा है, अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है, बोल रहे हैं आप आवाज ब्रेक हो रही है क्या? बाकी लोग लिखो क्लियर और ब्रेकिंग, इस तरीके से लिखो. क्लियर क्लियर. ओके. एक क्लियर लिखता है, बाकी सब ब्रेकिंग लिखते हैं, कभी कभी उल्टा करते हैं. ठीक. क्लियर. ठीक है. चलो मान लेते हैं. सतपाल जी, ब्रेकिंग का स्पेलिंग क्या है? हाँ, ठीक है, अभी उसमें नहीं जाते. चलो, तो एस्केप वेलोसिटी तक हम पहुंचे थे. करेक्ट. अभी हम चलते हैं आगे वाले पार्ट में. यहाँ हमने एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है. एंड आई होप कि आपको अब तो दिख रहा होगा, आवाज भी आ रही होगी. कभी प्रॉब्लम होगा तो बोलिए. एस्केप वेलोसिटी ऑन प्लैनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फार्मूला. अभी यहाँ पे ये बड़े बच्चे जो है, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं, डॉक्टर पिकले जी और बाकी लोग, आपको ये सोचना चाहिए कि ये फार्मूले आते कहाँ से. ये सारे फार्मूले आपके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के किताब से आते हैं, जहाँ पे फंडामेंटल कैलकुलेशन करके या फंडामेंटल्स जो यूज होते हैं प्रिंसिपल,
वहां से ये डिराइव किए जाते हैं। इसलिए आपका 12th तक का साइंस एजुकेशन या एटलीस्ट 10th तक का साइंस एजुकेशन जो है बेसिक, वो बहुत जरूरी है। अभी बहुत अच्छी बात आ रही है कि मातृभाषा में देंगे तो आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, लैंग्वेज पे जोर देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू दिया है, मैं भी उसी में जा रहा हूँ। स्क्रीन इज फ्रीजिंग। तो अगर आप अभी यहाँ दिख रहे हैं आपको, तो समझ में आ जाएगा आपको कि एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं डालना है। जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम अर्थ का वेट है, और आर उस प्लेनेट की रेडियस। कैलकुलेशन करने के बाद 11.2 आ जाएगा, जो आ गया है। अभी अगर 11.2 अर्थ जैसे सिस्टम को, जिसका वेट है 6 × 10⁻²⁴, क्योंकि वही और रेडियस, ये दो वेरिएबल है प्लेनेट के यहाँ पे, तो उतनी प्लेनेट की रेडियस वाले, उतने वजन वाले प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आपको कोई इतना जोर से धक्का दे कि आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आसमान में उड़ जाओ, तो आप वापस कभी भी नहीं आओगे, एटलीस्ट अर्थ के कांटेक्ट में, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये चीज आपको समझ में आई क्या? यहाँ पे किसी ने लिखा है स्क्रीन इज फ्रीजिंग, somebody should write whether मैं आई एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली। तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, डू यू नो? ओके, कोई तो लिखिए कि नहीं आ रहा है स्क्रीन बिल्कुल। चैट बॉक्स में तो नहीं लिख रहे आप लोग। सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल। आयुष बोलो नो, नो, अभी भी नो लिख रहा है आयुष, है ना? ऑडिबल एंड विजिबल, ठीक है। आप लोग ना जो बेसिकली बहुत ही मतलब कुछ बच्चे जो है उन लोग ना, ओके ओके थैंक यू सर, पिंकले जी। हाँ, बाकी लोग जो छोटे बच्चे हैं, इस बेसिस पे आप उठ पटांग जवाब लिखते हो। आपको एक बोला गया है ये जवाब इस तरीके से लिखिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे एक बांडकर है, एक बड़गुजर है, दूसरे सतपाल है, भिसे जी का भी प्रॉब्लम है। तो आप थोड़ी इन चीजों को तो समझ ही लो। बच्चा छोटा होना, मतलब आपको ही बोल रहा हूँ, पेरेंट्स भी बैठे तो पेरेंट्स के लिए भी। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अवनीश आप लॉग आउट करो और फिर लॉग इन करो, तुमको स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, ठीक है। चलो बाकी लोग जब तक नहीं लिखते मैं पढ़ देता हूँ। स्क्रीन नहीं, आवाज सुनना ज्यादा जरूरी है। Do you know astronomical objects closest to us is the moon. Light takes 1 second to reach. अभी यहाँ फिर से कैलकुलेशन है। पृथ्वी से चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे। इमीडिएटली जो कैलकुलेशन कर सकते हैं उनके समझ में आ गया होगा। अगर लाइट का स्पीड ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश को एक सेकंड से थोड़ा ज्यादा, मतलब तकरीबन 1.3 सेकंड लगेगा। ओके, अभी यहाँ उन्होंने 1 सेकंड लिख दिया क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं। अगर सिंस स्पेसक्राफ्ट ट्रैवल एट अ मच स्लोअर स्पीड, बट स्पेसक्राफ्ट बहुत स्लो जाते हैं, ऊपर से वो घूम घूम के जाते हैं, तो शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून सो फार इज 8 hours 36 minutes। तो जहां प्रकाश 1 सवा सेकंड में पहुंचता है, वहां पे स्पेसक्राफ्ट मैन मेड 8 घंटे 8.5 घंटे में पहुंचता है, क्योंकि जो पाथ और जो स्पीड हम फॉलो करते हैं वो बहुत ही कम है। और यही आज स्पेस मिशंस के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसमें काम करने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, तो आप देश को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में मदद कर सकते हैं। अभी थोड़ा थियरी है, पढ़ना पड़ेगा। Moon mission. Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to object in the solar system were the mission to the moon. Such missions have so far been executed by USA, Soviet Union, European Union और country China, Japan and India। भले इंडिया लास्ट में लिखा है, बट हमने किया है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने की सुविधाएं मिलती नहीं है, इतने वो आलसी है। नहीं तो जिसको दो हाथ है, दो पाँव है, दो एक दिमाग है, हाँ सुनाई पड़ता है, बात कर सकता है, उसको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना अच्छे से पाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जिनको नहीं मिलता है वो आलसी है, ये आप 100% पकड़ लो। ओके, इसके ऊपर आपको कोई कहना है तो जब हम फुर्सत में मिलेंगे तो हम इसके सोशल टॉपिक पे भी डिस्कशन कर लेंगे। द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना क्राफ्ट, सॉरी, द स्पेस क्राफ्ट इन
Luna series sent by Soviet Union reached near the moon. Luna 2 launched in 1959. That was the starting era, was the first such craft. After that, till 75, 15 spacecrafts made the chemical analysis of moon and also measure its gravity, density, radiations. Last four crafts have even landed on the moon and brought the samples of stones on the moon for analysis in laboratories. All these missions were unmanned. अब इन चीजों को समझो, ये इतना खर्चिक मिशन इसलिए है क्योंकि मिट्टी मिट्टी सोना है, धरती माँ, ये सब के साथ सचमुच मिट्टी की एक वैल्यू है कि मिट्टी से हमको मिनरल एलिमेंट्स मिलते हैं और जिनकी मार्केट में कीमत होती है और जिससे ही बिजनेस, कारोबार और रिसर्च और इंसानी सभ्यता के लिए उपयोगी चीजें बनती है। तो ये सारी चीजों के लिए नई नई भूमि जीतने का एक होड़ लगी थी कुछ साल पहले, जब इससे आदमी थक गया और काफी सीख ले ली वर्ल्ड वार्स के बाद, तो दूसरी तरीके से वो जमीन हथियाना शुरू किया। पर सोच यही थी कि इंसानी सभ्यता को रिटेन किया जाए, बचाया जाए। तो अमेरिका ने अनमैन्ड मिशन के अलावा एक मैन्ड मिशन किया। उनकी शुरुआत 62 में हुई, कोल्ड वॉर में रशिया के साथ, up to 1972. The specialty of these missions was they were manned missions. In July 69, Neil Armstrong और Aldrin, ये सब लोग were the human to step on the moon. In 2008, Indian Space Research Organization successfully launched Chandrayaan-1 and placed it into the orbit around moon. It sent useful information to Earth for about a year. The most important discovery made during this mission was the presence of water on the moon's surface, that too in a polar region. India was the first country to discover this. इसके लिए यूज किया था वन डिवाइस जिसका नाम था MIP, मून इम्पैक्ट प्रोब, जिसका आइडिया डॉक्टर APJ कलाम जी ने दिया था, ऐसा बोलते हैं। Mars mission, the next to the moon astronomical object nearest to the Earth in the Mars. Many nations sent spacecrafts to the Mars. Mars mission is difficult and almost half the missions were unsuccessful. However, ISRO's performance in this mission is remarkable and we all must be proud of it. The spacecraft Mangalyaan, made by ISRO using minimum expenses, was launched in November 2013 and was placed into the orbit around the Mars in September 2014. It obtained very useful information about the surface of the Mars and the atmosphere around it. अभी ये सारी चीजें अलग से मैंने सेपरेट लेक्चर में कवर की है, फिर भी आपकी जरूरत होगी तो सेपरेटली स्पेस के दरमियान हम इसको कवर करेंगे. Now let's talk about few astronauts who are from the Indian origin or origin Indian but nationality differs. जैसे राकेश शर्मा जी है, was the first Indian to travel into the space. He went into the space along two Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. He stayed there for the 8 days. अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी पता होगा कि ये जो कमर्शियल एयरलाइन के पायलट्स, क्रू वगैरह होते हैं, इनको भी आसमान में रहने का पैसा मिलता है. मतलब आपने कितना फ्लाइंग किया, कितना आवर्स आप फ्लाई किए, उसके ऊपर आपकी सीनियरिटी भी डिसाइड होती है, आपके प्रमोशंस भी डिसाइड होते हैं, अलग से आपको उसके लिए इंसेंटिव्स भी मिलते हैं. तो वैसे ही स्पेस मिशन में भी आप कितने घंटे स्पेस में रहे, ये बहुत काउंट होता है. जैसे यूरी गैगरिन जो गए थे पहले, उनका भी हमने जब हिसाब लगाया था तो वी सेड कि ही वाज देयर फॉर सम फ्यू आवर्स. एज पर द राकेश शर्मा जो विंग कमांडर थे, स्क्वाड्रन लीडर थे, सॉरी, उनको 8 दिन वो रुके थे यूएसएसआर की टीम के साथ. कल्पना चावला जी ने तकरीबन स्पेस में 336 घंटे बिताए थे. ओके, शी ऑब्टेन्ड, एक मिनट, अभी मेरा सच में स्क्रीन प्रॉब्लम कर रहा है. कल्पना चावला जी obtained her engineering and aeronautical degree from Punjab and in 1988 obtained her doctorate from the University of Colorado. She was in space for 336 hours during a research mission. While returning to Earth from the space on 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana perished. अभी आप ये समझ सकते हैं, इसके ऊपर आप कोलंबिया स्पेस शटल प्रोब जो शटल जो था उसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं. आपको काफी जानकारी विकिपीडिया और इंटरनेट पे मिल जाएगी. सुनीता विलियम्स
travel to the International Space Station ISS in Space Shuttle Discovery in 2006, worked for 29 hours outside the space station. अभी हम बात कर रहे हैं स्पेस में नहीं, आईएसएस के बाहर जाके, जैसे आपने ग्रेविटी या उस तरीके के स्टार वार जैसी मूवीज में देखा, वैसे उन्होंने बाहर जाके 29 आवर्स काम किया. She created a record by staying for 192 days in space. तो इस तरीके की कुछ अद्भुत काम और कारनामे ये स्पेस एस्ट्रोनॉट्स करते हैं, और उसके लिए उनको पास बहुत फिजिकल और मेंटल स्टेबिलिटी और स्टेमिना होना चाहिए. इसके लिए खुद को सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं आप तैयार कर सकते, आपको थोड़ा एक्सरसाइज और फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए. Missions to other planets. Many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions, the spacecraft orbited the planets. इनको बोल जाता है orbiter. Some landed on the planets and some just passed nearby the planet and observed them. जो घूमता है उसको ऑर्बिटर बोला जाता है, जो उतरता है उसको लैंडर बोला जाता है, और जो उसके करीब से भाग जाता है या फ्लाई करता है और फोटो निकालता है या कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करता है, उसको बोलते हैं फ्लाई बाय मिशन. ओके, तो वही यहाँ पे बताया गया है. Additionally, spacecrafts have been sent to observe the asteroids and comets also. They have successfully collected some dust and stones from the asteroid, brought them back to the Earth. We are getting very useful information from all these missions, clarifying our concept about the origin and evolution of the solar system. तो प्लीज कोई मेरी मदद करिए, चैट बॉक्स में लिखिए अभी भी स्क्रीन ठीक से विजिबल है क्या, और मेरी बात आपको पहुंच रही है कि नहीं. यस, वेरी गुड. तो इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. इंडिया also has made remarkable progress in science and technology of launch vehicles. Various types of launch vehicles have been developed to put satellites having weight up to 2500 kg into all types of orbit. PSLV and GSLV are two important launchers. Scientific and technological facts achieved by India in this field have significant contribution to the national and social development. अभी आप यहाँ जो 20-21 लोग हैं जिन्होंने ये 5वीं कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक का हमने जो एस्ट्रोनॉमी का स्टेट गवर्नमेंट के बुक से सिलेबस कवर किया, उनके पास सॉलिड एक्सप्लेनेशन है 2, 4, 5 पेज का कि भाई स्पेस मिशंस जो इतनी खर्चीली होती है वो इंडिया जैसे एक एवरेज कंट्री को क्यों करनी चाहिए या सबको उसमें सम्मिलित क्यों होना चाहिए. तो वहां से ही ये हमको सेंटेंस मिला है कि the scientific and technological feats achieved by India in this field have significant contribution to national and social development. INSAT and GSAT इसके लॉन्ग फॉर्म आपने पढ़े थे. तो सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज. आपको जान के हैरानी होगी कि मैं जो न्यूक्लियर से रिलेटेड हूँ, भले न्यूक्लियर और स्पेस आज की डेट पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, फिर भी जब मैं मेरे काम के सिलसिले में बहुत सारी कंपनियों में देश भर में घूमता हूँ, तो ये जो सारे लॉन्च व्हीकल्स है, इनके जो बहुत सारे एसआरबी के सिलेंडर्स है, ये सारी चीजें मेरे आंखों के सामने बनती हुए मैंने देखी है. तो इसलिए आपको ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए. जो बच्चे आलसी है, ऑनलाइन क्लास के नाम पे मोबाइल ऑन कर देते हैं, मम्मी डैडी के सामने नाटक करते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ, और माइक म्यूट करना तो रूल है अपने इधर, तो साइड में मोबाइल पे या किसी सिस्टम पे गेम खेलते रहते हैं. आपको ये दिमाग में मैं पक्का डाल देता हूँ परमानेंटली, जो जिंदगी के नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक सिस्टमेटिकली प्लान तरीके से हार्डवर्क करता है, हो सके तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करता है, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं और खुद के और समाज के बहुत काम आते हैं. तो आपको यहाँ पे खुद के लिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. कुछ कुछ बच्चे जो क्लास बहुत ही सिंसियरली करते हैं, उनके ऊपर मुझे यही डाउट है कि शायद वो हमको उल्लू तो नहीं बना रहे हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेनेशन दिया. तो आप ऐसा कुछ मत करिए क्योंकि इससे भविष्य में तकलीफ आपको ही होगी. तो अभी चलते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट सर्विसेज ऑल ओवर द नेशन.
that is India, has been possible due to these satellites only. Edu, EduSat, मतलब educational satellite in a series, is especially in the field of education. IRS remote sensing satellite series is working for the monitoring and management of natural resources and disaster management to exactly locate the position of any place on our surface in terms of the precise latitude and longitude. IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैज बीन एस्टेब्लिश। ये हमने पहले ही इस लेक्चर के पार्ट में पढ़ा है, 10th में ही। आपको किस चीजों के बारे में पढ़ने के लिए बोला गया? 10वीं के बच्चों को, अपने क्लास के भी बच्चों को थुम्बा स्पेस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा का और चांदीपुर ओडिशा का। और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ के ऑफिसेस? VSB, सॉरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। तो ये सारी चीजें आप अच्छे से देख लीजिए। मैं जाता हूँ इंडियन साइंटिस्ट की तरफ। इनके बारे में बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा जब इंडिया को न्यूक्लियर फील्ड में एस्टेब्लिश कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई स्पेस की जगत में, दुनिया में इंडिया को एस्टेब्लिश करने का सपना देख रहे थे और उसकी प्लानिंग और मेहनत भी कर रहे थे। So let's get into his little life story. Vikram Sarabhai is considered as a father of Indian space program. His efforts led to the foundation of Physical Research Laboratory PRL at Ahmedabad in 1962. मतलब इंडिया लड़ रहा था चाइना से, इंडिया लड़ने की कतार पे था भूखमरी के, मतलब उसी पीरियड में इंडिया में 1960 के दशक में तकरीबन कुछ लाख, मेरे ख्याल से कुछ 40 लाख लोग भूखमरी से मरे थे, ऐसा कुछ एक डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे। और उसी पीरियड में एक अच्छी लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप एक साइंटिस्ट के साथ मिलके देश को कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च में आगे लेके जाने का सोच रही थी। ये आपको सोचना होगा कि बड़ा सोचना हमेशा बहुत जरूरी होता है, भले ही आप तकलीफ में हो, बट कहीं ना कहीं जो आपको वक्त थोड़ा बहुत मिलता है उसमें फुर्सत का, तो उसको आपको सही तरीके से यूज करना चाहिए। तो Indian government constituted Indian National Committee for Space Research under his chairmanship, and first satellite launch center was established at Thumba in 1963. The launching of India's space first satellite Aryabhatta into space was the result of his efforts. He played an important role in establishment of Indian Space Research Organization ISRO ISRO। अभी आप बोलोगे इसमें क्या है, कोई साइंटिस्ट को अगर मौका मिलेगा तो वो तो सब कुछ करेगा? नहीं, आज भी दुनिया में ऐसे नमूने एग्जिस्ट करते हैं जिनको अपने घर के बाहर जाना नहीं है। मैं वर्क फ्रॉम होम की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मुंबई का लड़का है तो उसको दिल्ली में जॉब नहीं करना है, दिल्ली के लड़के को बेंगलोर में जॉब नहीं करना है, उनको अपने घर से, गांव से फुर्सत ही नहीं है। वो उसी में पैदा हुए, वो वही रहना चाहते। ये इंसानी फितरत है। बट जब तक आप अनुभव लेने के लिए दुनिया घूमोगे नहीं, चार जगह देखोगे नहीं, तो आपको आपका खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना आसान और अच्छे से नहीं होता है। तो इसलिए जब कोई एक विक्रम साराभाई जैसा अहमदाबाद विसिनिटी में रहने वाला व्यक्ति उठ के सडनली साउथ इंडिया चला जाता है, तो लाइफ वाज नॉट सो इजी प्रीवियसली, क्योंकि आज भी वहां पे भाषा का अंडरस्टैंडिंग इतना ठीक नहीं है। सिर्फ आप रिसर्च करने जाओगे उससे नहीं होता, आपके आसपास की लोकेलिटी, वहां का आपका कल्चर, ये सारी चीज एब्सॉर्ब करने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये बड़े महान लोगों ने ये सब किया। आज चीजें काफी आसान है, फिर भी लोग इन तरीके से अपने देश के बारे में पॉजिटिवली सोचते नहीं है, जो यंगर जनरेशन को सोचना चाहिए। स्पेस डेब्रीज एंड इट्स मैनेजमेंट। अभी इंसान है तो कचरा करेगा, तो भाई स्पेस डेब्रीज नाम का भी कुछ चीज है जो आसमान में लटकता घूमता कचरा है। In addition to the artificial satellites, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, parts of the launcher detached during the launching, and the debris generated due to the collision of the satellite with other satellite or any other objects in the space. According to one estimation made in 2016, there are about 2 crore pieces, 2 crore pieces of length more than 1 centimeter revolving around Earth. All this is nothing but the debris in the space. These debris can be harmful to the artificial
satellite, it can collide with these satellites or spacecraft and damage them. These debris are increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecraft. It is therefore very essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will have solution for this problem and the future satellite and spacecraft will not be in danger anymore. आप समझ रहे हैं इंसान को कितना तकलीफ देता है, तो वो स्टोरी यहाँ पे है। आप ये भी सुन के हैरान हो जाओगे कि एवरेस्ट जो बहुत नामचीन पीक है, वहां जाते जाते लोगों ने इतना कचरा फेंका है कि उसको साफ करने का बोलेगा तो 50-30 साल लग जाएंगे। तो इंसान जहां भी जाता है वहां कचरा करता है। तो आपको पहला जिंदगी में यही रूल बनाना है कि मैं जहां भी जाऊंगा कोई कचरा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मेरा किया हुआ कचरा खुद साफ करूंगा, उसको ठीक से इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से डिस्पोज ऑफ करूंगा। ये घर पे भी एप्लीकेबल है। तो जब आप खाना खाते हो तो कोई वेस्ट नहीं करनी है चीज, और कुछ वेस्ट होता भी है तो आपको घर पे उसको गीला और सूखा कचरा कचरे के हिसाब से सेपरेट भी करना है, बर्तन भी साफ करना है और मम्मी की तकलीफ भी कम करनी है। ये सब होगा कि नहीं पता नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए नीचे आपको बुक्स दिए हैं, स्पेस एंड साइंस बाय जयंत नाड़ीकर एंड स्टोरी ऑफ इसरो बाय डॉक्टर गोवारीकर। दोनों बड़े ही नामचीन साइंटिस्ट हैं। तो हम चलते हैं आगे। अभी आगे में फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजनिंग। ये सब चीज पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लेक्चर में कवर हो चुकी है। अभी हमने 5th to 10th का सिलेबस खत्म किया। तो मैं पहले खुद प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आ जाता हूँ और आपको चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने को बोलता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि प्लीज आप सब लोग मुझे बताइए, हमने ये जो तरीका अपनाया, क्या तरीका अपनाया, हमने बीच में सडनली ये स्टैंडर्ड के क्लास लेना शुरू कर दिया। तो आप अभी हमको बताएंगे चैट बॉक्स में, यहाँ प्रेजेंट तकरीबन 17-18 लोग, कि इस दरमियान जो कुछ हुआ इससे आपको कुछ तकलीफ हुई क्या, आपके अभी कुछ पेंडिंग डाउट्स है क्या, और इस जो अब तक कवर हुआ उसके अलावा कुछ डाउट्स है तो आज अपने पास 5 से 6 मिनट एक्स्ट्रा है। तो श्लोक कुलकर्णी को कोई डाउट नहीं है, तो जब सब का सवाल खत्म हो जाएगा तो मैं श्लोक को सवाल पूछूंगा, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। तो बाकी लोग लिखिए कुछ डाउट्स है तो। चलो, तो नंदिनी ईश्वर को भी एक सवाल पूछना पड़ेगा। और कोई? अब इसका आउटपुट क्या होगा कि बाकी लोग नो नो प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होना है। चलो, मैत्रेय को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, श्लोक टेंशन मत लो, मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओके, चलो चलो। विषय जी को भी कोई, हाँ नहीं, पूर्वा विषय, ओके, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिकले सर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो चलो ये सब ठीक है। अभी मुझे श्लोक और नंदिनी ईश्वर बताएंगे कि हमने अब तक कितने कॉन्स्टिलेशन पढ़े। अगर नहीं है इसका जवाब तो सबके लिए ओपन है कि हमने अब तक जितने कॉन्स्टिलेशन पढ़े उसमें से कितने कॉन्स्टिलेशन आपने आसमान में देखे। चैट बॉक्स में आप उसको नाम लिखिए। हमने अब तक जितने कॉन्स्टिलेशन देखे उसमें से आपने कितने दिखे, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। क्योंकि अपनी ये जो लेक्चर सीरीज है 50 की, इसका उद्देश्य, ये 2 नहीं होता है श्लोक, उसके नाम लिखो। मैत्रेय, तुम्हारी जानकारी के लिए हमने ओरायन अब तक पढ़ी नहीं है। ओके, ये जो आपका मतलब रेफरेंस छोड़ के आप बात करते हो ना 9वीं 10वीं के बच्चे, तो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मुझे जो श्लोक में तुमको एक बता दूं, उर्सा माइनर हमने पढ़ी, अरसा माइनर, अरसा मेजर हमने नहीं पढ़ी है। आप लोग मेरे ख्याल से लेक्चर खत्म होने के बाद ना लेक्चर को यूट्यूब पे देखते हो ना उसके कोई नोट्स बना रहे। आपको ऐसे लग रहा है कुछ लोगों को 90% तो फ्री है, 10% ने पैसे दिए, पैसा दिया नहीं दिया काम खत्म हो गया। आई गो डॉक्टर पिकले जी, आपको तो बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि नॉट सीन एनी एज नो क्लियर विजिबिलिटी ड्यू टू सराउंडिंग इल्यूमिनेशन। पिकले जी, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बिजी रहेंगे कोरोना क्राइसिस में और बहुत सारी चीजों में, बट अगर आप आसमान में जाओगे, टेरेस पे, स्पेसिफिकली मुंबई में छोड़िए, आप किसी इल्यूमिनेटेड मैदान पे भी खड़े हो
चलो डीवाई पाटिल में खड़े हो तो भी कुछ कॉन्स्टिलेशन दिखती है। अरे भाई मैत्रेय, सवाल को समझो। आपने हमने पढ़ी हुई कितनी कॉन्स्टिलेशन देखी? आप इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जिंदगी भर में एक चीज संतोष टकले बताएंगे, वो सुनो। इंटरव्यू में पूछे हुए सवाल का जवाब देना है, आपको क्या आता है ये जवाब नहीं देना है। ये जब जिसने समझ लिया, सानिया पटेल आप एब्सोल्युटली झूठ बोल रही हो। स्पाइसिस मैंने भी नहीं देखी है अब तक ठीक से, क्योंकि पिकड़े सर जो बोल रहे हैं कि इल्यूमिनेशन की वजह से सर कुछ कॉन्स्टेलेशन नहीं दिखते, तो वो 100% सच बोल रहे हैं। बट कुछ सच्चाई कम है कि उन्होंने जो दिख रहा है वो कौन सा है ये जानने की कोशिश नहीं की। जैसे यहाँ श्लोक ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि उसने पेगासिस देखा। पेगासिस किसी भी माहौल में दिख सकता है। एरिस किसी भी माहौल में दिखने का चांस है, ट्रायंगुलम किसी भी माहौल में दिखने का चांस है, एंड्रोमेडा दिख ही जाता है। आपको आदत नहीं है तो गूगल स्काई मैप वगैरह इस्तेमाल करोगे तो आप उसको पकड़ ही लोगे। और भी तो कुछ चीजें हैं। जुपिटर देखा होगा, मार्स देखा होगा, सैटर्न देखा होगा, ज्यादा कुछ नहीं। तो इनके अलावा भी हमने कोई प्रोमिनेंट चीजें पढ़ी, जैसे पोलस्टर तो आपने देखने की कोशिश की होगी, तो वो तो आपको लिखना चाहिए। आसानी है ये तुम्हारा पाइसेस तुमने कब देखा, कौन सी दिशा में देखा, कौन सी तारीख को, कितनी, कौन से एरिया में देखा। ये सारे सवाल के जवाब वो नहीं दे पाएगी। तो मैं सब जो बच्चे हैं उनको एक बोलता हूँ, ऐसी 4 प्लैनेट्स डेली प्लस पोलस्टार। अभी 4 प्लैनेट कौन से चल रहे हैं भैया आसमान में? श्लोक लिखो। ये जो आप मस्त उल्लू बनाते हो ना, ये मुझे बिल्कुल मजा नहीं देता। भले आप जिस उम्र में हो इट इज एक्सेप्टेबल, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको इस तरीके से लो। चलो चलो, श्लोक लिखना पड़ेगा तुमको 4 प्लैनेट्स। आज आज किसी को भी माफी नहीं मिलेगी, और 2 मिनट है। श्लोक श्लोक लिखो। पोल स्टार तुम्हारे यहाँ से दिखता है क्या सानपाड़ा से? आई सॉ मार्स एंड सैटर्न, जुपिटर लास्ट वीक। क्या बात है, ये कहाँ देखा? मार्स एंड जुपिटर एट द पॉइंट वेयर दे केम एट वन, क्या लिखा? 1 डिग्री। अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड, हाँ ये मैत्रेय ने सच बोला। जब वो करीब आए थे तब हमने देखा था। ओके। और मार्स और जुपिटर नहीं थे भाई साहब, वो जुपिटर और सैटर्न था। ठीक है। अभी ये श्लोक तुमने लिखा, मैंने मार्स सैटर्न प्लस जुपिटर लास्ट वीक देखा। श्लोक मुझे बताओ, तुमने जुपिटर और सैटर्न लास्ट वीक कितने बजे देखा? इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वो श्लोक जो है वो कुछ फिफ्थ सिक्स का स्टैंडर्ड का बच्चा है, एंड ही इज पार्टिसिपेटिंग एज इफ ही इज द ओनली कैंडिडेट हु इज प्रेजेंट। बाकी लोग नहीं लिख रहे हो, ये गलत बात है। तो प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व नहीं होंगे पढ़ाई में तो नहीं चलेगा। श्लोक लिखो। मैं तुम्हारा झूठ पकड़ना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। कितने बजे देखा तुमने सैटर्न और जुपिटर लास्ट वीक? अभी पिछली डाटा बेटा इंटरनेट को ढूंढ के मत बताओ, हाँ? क्योंकि तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा है। 8:30 सुबह तो नहीं देख पाओगे, तो शाम को 8:30 बजे नहीं दिखते मेरे भाई। ये तुम लोगों में जो नए जनरेशन में फेंकने का आदत आ गया है, ये सब आदत कम से कम होना चाहिए जब आप ऐसे ऑनलाइन क्लास करते हो। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही ये है। आवाज आ रही है ना? प्लीज लिखो कोई तो, श्लोक मैत्रेया। हाँ, श्लोक फेंकू? हाँ अभी रहने दो, अभी तुम मेरी बात का बुरा भी मत मानो और मुझे ज्यादा लाइटली भी मत लो। हाँ तो आवाज आ रही है मेरी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, नए जनरेशन को ये समझ में आना चाहिए, स्मार्ट होना मतलब अच्छे से चीजों को फेंकना नहीं होता या झूठ बोलना नहीं होता। स्मार्ट होना मतलब होता है आप कम से कम समय में इफिशिएंटली अच्छे तरीके से आउटपुट दे पाओ। ये हमारे जमाने का डेफिनेशन है, बट वो आज भी एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। मार्केटिंग करने वाले बच्चे मुंह चला के कुछ भी गलत चीज जब हमको पकड़ के जाते हैं तो हम 2 दिन में उसको रिटर्न भी तो करते हैं। तो आप ये जो फेंकने की आदत है वो कम करिए, बट पार्टिसिपेट करने की आदत रखिए। आज अच्छे से अच्छा पार्टिसिपेट किया पिकले जी ने। देन बहुत सारे लोगों के साथ प्राय नंबर 1 पे था श्लोक, फिर मैत्रेय। तो बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बट जैसे ही मैंने सानिया की चोरी पकड़ी कि उसने पाइसेस देखा और पाइसेस देखना मुश्किल है, तो उसने माइक बंद ही कर दिया परमानेंटली और चैट बॉक्स में लिखना भी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग जो 10-20 लोग हैं वो इंजॉय करें। आप मस्ती भी करो, आपकी मस्ती पकड़ूंगा भी मैं,
बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे। तो नाउ देयर इज समथिंग सम मैसेज बाय क्या लुक लाइक अ J+S। अभी श्लोक कुलकर्णी, ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन मेरे लिए मुश्किल है। आर्यन नाचनकर बोल रहा है कि आवाज ठीक से आ रही है, बट मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा। नाउ मैत्रेय तायडे बोल रहा है आई एम ऑन टेरेस एंड आई एम परफेक्टली एबल टू सी मार्स। अब मार्स ठीक है भाई, हम श्लोक के जुपिटर और सैटर्न की बात कर रहे थे। और अभी मैंने बहुत दिन से आसमान नहीं देखा है, तो तुम करेक्ट बोल रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा। आई एम ऑन टेरेस, ठीक है, एबल टू सी मार्स, मैत्रेय तायडे, यस, ओके ठीक है। तो जो भी है 10 बज चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अभी हम आगे से कॉन्स्टिलेशन और कोई बेसिक टॉपिक पकड़ के चलेंगे। तो इसके बाद जो है, जो रेगुलर स्टूडेंट है वही कंटिन्यू करेंगे, बाकी लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से जो आप में इनसिंसियरिटी है, उसको सिंसियरिटी में बदलने के लिए बाकी लोगों ने जैसे फीस दी है, वैसे जो कंप्लीटली फ्री आ रहे हैं उनको थोड़ी फीस देनी चाहिए। इट इज अप टू यू, उसमें कोई फोर्स नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग। कोरोना पीरियड में जितनी छुट्टी मिल रही है उसका इस्तेमाल करिए, आसमान को देखिए और इंटरनेट पे जानकारी लेके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए अपने लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। चलो, यू मे लीव द क्लास, आई विल ऑल्सो लीव द क्लास।